तो भारत ने 2035 के लिए अपनी नई क्लाइमेट पॉलिसी की घोषणा कर दी है। अब इन नंबर्स का, इन योजनाओं का मतलब क्या है और हम सबके लिए इसके क्या मायने हैं, चलिए इसी को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। दिल्ली में जब कोई नई पॉलिसी बनती है तो उसका हजारों किलोमीटर दूर आर्कटिक में पिघल रही बर्फ से या हिमालय में खत्म होती सर्दियों से भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर कनेक्शन है और बहुत गहरा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की जो ये नई जलवायु प्रतिज्ञा है, जिसे नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसमें 2035 के लिए 3 बड़े हेडलाइन टारगेट्स हैं। सबसे पहला टारगेट 47%। ये नंबर क्या है? ये है जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी में कमी 2005 के लेवल से। अब ये एमिशन इंटेंसिटी क्या बला है, इस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरा बड़ा नंबर है 60%। इसका मतलब ये है कि 2035 तक भारत की कुल बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है, उसमें से 60% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि सोलर, विंड, इन सब स्रोतों से आनी चाहिए। और तीसरा लक्ष्य ये प्रकृति से जुड़ा है। टारगेट है कि 2035 तक इतने ज्यादा जंगल और पेड़ लगाए जाएं कि वो 3.5 से 4 अरब टन, जी हाँ 4 अरब टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड सोख सके। तो ये तो हो गए बड़े बड़े नंबर्स, पर इन सब में कई टेक्निकल शब्द हैं, जैसे एनडीसी, एमिशन इंटेंसिटी, कार्बन सिंक। तो इन वादों को ठीक से समझने के लिए पहले इन शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीसी की। इसका पूरा नाम है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आसान भाषा में कहें तो ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर देश का एक तरह का क्लाइमेट एक्शन प्लान है। एक वादा है कि वो दुनिया को गर्म होने से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाएगा, और इसे हर 5 साल में अपडेट करना होता है। अब आते हैं एमिशंस इंटेंसिटी पर। यह शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर है बड़ा सीधा सा। सोचिए कि ये किसी देश की इकोनॉमी का माइलेज है। मतलब 1 यूनिट जीडीपी, मान लीजिए 1 रुपया कमाने के लिए देश कितना धुआं या ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। तो लक्ष्य ये है कि हमारी इकोनॉमी और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बने, मतलब कम प्रदूषण में ज्यादा तरक्की करे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एमिशन इंटेंसिटी में कटौती का मतलब है कि हम ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन हर रुपए के साथ होने वाला प्रदूषण कम हो रहा है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा टोटल यानी कि एब्सोल्यूट एमिशन कम हो रहा हो। वो फिर भी बढ़ सकता है, बस उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। और आखिर में है कार्बन सिंक। ये आप समझिए प्रकृति का अपना एयर प्यूरिफायर है। जंगल, महासागर, ये सब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। तो जब भारत कहता है कि वो कार्बन सिंक बढ़ाएगा, तो इसका सीधा मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और जंगल लगाकर इस सोखने की क्षमता को और मजबूत करेगा। ठीक है, तो अब हम इन टर्म्स को समझ गए हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ये नए लक्ष्य हासिल कर पाएगा? इसका अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका पिछला रिपोर्ट कार्ड देखें, यानी भारत ने अपने पिछले क्लाइमेट गोल्स पर कैसा परफॉर्म किया है। और यहाँ कहानी काफी दिलचस्प है। नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी के मामले में भारत का टारगेट था 2030 तक 40% तक पहुंचना, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? भारत ने ये लक्ष्य न सिर्फ हासिल किया, बल्कि 9 साल पहले ही उसे पार कर लिया। 2026 तक ही हम 52.57% पर पहुंच गए थे। कमाल है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। एमिशन इंटेंसिटी के टारगेट पर भी भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया। 2030 की डेडलाइन से 11 साल पहले ही 36% की कमी हासिल कर ली गई। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी मजबूत दिखता है। तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लक्ष्य भी तय हो गए। पर सवाल यह है कि इन सब की इतनी जल्दी क्यों है? ये वादे इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वार्मिंग दुनिया की सच्चाई अब कोई दूर की बात नहीं रही। इसके नतीजे हम सब महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के एक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ओइन तायंग को ही सुनिए। वो कहते हैं, इस साल सर्दी सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस हुई। कम बारिश और नमी के कारण बाग सूखने लगे और कीड़े बढ़ गए। मतलब हिमालय में सर्दियों की मौत हो रही है, जिससे लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है। देखिए हमसे हजारों किलोमीटर दूर आर्कटिक में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दशकों के एवरेज से करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सोचिए 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर विंटर सी आइस कम हो गई है। इसका नतीजा वॉल्रस जैसे जीवों का घर छिन रहा है और उनका अस्तित्व ही दांव पर है। और फिर आता है इसका आर्थिक पहलू, जिसके आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। एक स्टडी का अनुमान है कि 1990 से अब तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के इमिशंस की वजह से दुनिया को $10.2 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का एक बड़ा हिस्सा, करीब $500 अरब भारत को झेलना पड़ा है। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत के ये नए वादे काफी हैं? क्या ये लक्ष्य वाकई महत्वाकांक्षी हैं? एक्सपर्ट्स की माने तो जवाब थोड़ा पेचीदा है, और इसे समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी डिटेल में जाना होगा। और वो डिटेल है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और एक्चुअल जनरेशन के बीच का फर्क। देखिए, भारत का वादा है कि 60% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी क्षमता होगी, लेकिन असल में जो बिजली बनती है और हम इस्तेमाल करते हैं, उसका आज भी करीब 75% कोयले से आता है। क्यों? क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी हर वक्त उपलब्ध नहीं होती। तो असली चुनौती सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाना नहीं है। असली चुनौती है एनर्जी को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरीज बनाना और अपने पूरे बिजली ग्रिड को मॉडर्नाइज करना, ताकि जब रिन्यूएबल एनर्जी न भी बन रही हो तब भी सप्लाई बनी रहे। तो सवाल यह है कि भारत इस गैप को कैसे भरेगा? इन लक्ष्यों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? खैर, सरकार की रणनीति काफी व्यापक दिखती है। इसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर जोर है। पीएम सूर्य घर जैसी स्कीम से घरों की छतों पर सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में ही बैटरी और सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए पीएलआई स्कीम्स हैं। साथ ही किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना है, और तो और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे वैश्विक मंचों पर भी भारत लीड कर रहा है।
तो भारत का ये जो नया प्लान है वो इस ग्लोबल क्लाइमेट पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पर आखिर में सवाल हम सबके सामने यही है कि जैसे जैसे दुनिया भर के देश अपने क्लाइमेट गोल्स अपडेट कर रहे हैं, क्या हमारी सबकी मिलाकर जो कोशिश है वो इस प्लैनेट की हकीकत से मेल खाने के लिए काफी है? क्या हम वक्त रहते ये पहेली सुलझा